कल बजट पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले फिर पाकिस्तान की कंगाली वाला बजट आ गया है। शहबाज बोले, मैंने और फील्ड मार्शल मुनीर ने दोस्तों से कर्जे की भीख मांगी है। कर्ज मांगने वाले का सिर हमेशा झुका रहता है, ये बात हमने आजमाई है। कहते हैं इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है, कर्ज देने वाले की हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। सोचिए, एक तरफ भारत चांद पर तिरंगा लहरा रहा, दूसरी तरफ पड़ोसी कटोरा लिए दर दर भटक रहा। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार जुड़ रही हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि लीडर हैं पीएमएलएन के, एडवोकेट जहांगीर कल्हारो हमारे साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, मोहम्मद मलिक पाकिस्तान के पत्रकार और मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नदीम जी, आपसे शुरू करता हूं। आप देखिए, हिंदुस्तान का बजट आने वाला है, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान की कंगाली का बजट, और हम कहते थे ना कि आपके यहाँ आर्मी वाला काम छोड़कर सब काम करती है। आप तो शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मुनीर के साथ कर्जा मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। देखिए, ना तो हम भीख मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भीख तो आपके मुल्क में दी जाती है कि 5 किलो अनाज हर किसी को राशन में आप लोग देते हैं। पहली बात तो ये कि डेफिनेटली आई मस्ट हैट्स ऑफ फॉर इंडिया कि उन्होंने इतनी अच्छी डील की है। और ये डील इंडिया ने खाली इनके साथ ही नहीं, यूरोपियन के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ, ये सारी डीलें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं समझता हूँ। और ये एफटीए है, इसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से ना जोड़े। दिस इज कॉल्ड एफटीए, ये आपकी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें होता ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा जरूर सेटबैक होता है डायरेक्टली, क्योंकि वो अपने जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको वो फॉरगो करते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फायदा होता है और एक बल्क वॉल्यूम में ये चीजें। अब इससे फायदा क्या होगा कि पूरी इंडियन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये कॉम्पिटिटिव, ये बहुत अच्छे एंजॉय करेंगे और पूरी मार्केट जो है कैप्चर करेंगे। पाकिस्तान को इससे नुकसान जरूर होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है, जिसे आप कहते हैं कि जीएसपी प्लस, जिसमें कि ये जनरल प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस होती है, इसमें फ्री ट्रेड ही है। हम भी जीरो टैरिफ के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं तमाम चीजें, लेकिन इंपोर्ट हम जीरो टैरिफ पे नहीं करते। मैं नदीम जी, आपकी बातें ना मुझे बड़ी एंजॉयमेंट दे रही है। मैं बताऊं ईमानदारी से, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा हूं। आप देखिए, आरजू भी एंजॉय कर रही हैं, एडवोकेट बेचारे क्रॉस फिंगर लेकर बैठे हुए कि नदीम जी क्या बोले जा रहे हैं। मैं क्यों एंजॉय ले रही है? आप देखिए, आप कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो आप तारीफ करते, तब मजबूरी भी हो गई आपकी तारीफ करना, दिल भी आपका जल रहा है कि देखो रे, भारत ने मदर ऑफ डील्स कर दी ईयू के साथ, और पता नहीं सारे नाम तो आपने गिरा दिए, मौजुबानी आपके रटे हुए, अच्छी बातचीत है। मैं क्यों दिल जल रहा है आपका, मैं आपको बता रहा हूं। पहली तो बात, एक चीज से मेरा विरोध है कि आपने कहा ना कि भीख किसे कही जाती है। सर, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के लोगों पर खर्चा हो रहा है। हम अपने घर में जरूरतमंद लोगों को फ्री का अनाज, फ्री की शिक्षा, जो मनाए दें, ये सरकारी स्कीम है, इसको भीख नहीं कहते हैं। आपके यहां भीख मांगकर आपके उपरांत जो भी 1-2 रुपए खर्च करते होंगे आपकी आवाम पर, आपके यहाँ के वजीर आजम मानते होंगे कि अगर पब्लिक के लिए 2 पैसा भी जा रहा है तो हम भीख में दे रहे हैं। तो ये आपके यहाँ की परिभाषा होगी, हिंदुस्तान की परिभाषा नहीं है। हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है और इतना पैसा है कि हम पूरी आबादी को फ्री में अनाज दे सकते हैं। आपके यहाँ नहीं है, वो एक अलग समस्या है, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ क्या बोला, शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में बातचीत जो दावोस से रिटर्न होकर उन्होंने कही, और ये कही कि हम अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर कर्जा मांगने के लिए गए, सिर हमारा झुका रहा। ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूं, ये उनकी है कि कर्जा देने वाले की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं, कर्जा मांगने वाले का सिर झुका रहता है, इज्जत दांव पर लगानी पड़ती है। ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। जी डेफिनेटली वो सही है। ये तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप कर्जा मांगते हैं तो आपका सर झुकता है। मैंने कहा ना कि देखिए, भारत ने जो ये डील की है, हेड्स ऑफ फॉर दिस डील। अब इस डील से फायदा देखिए इमीडिएट पाकिस्तान को हो गया। क्या हो गया कि पाकिस्तान में आते ही उन्होंने 4 रुपए फी यूनिट बिजली कम कर दी, क्योंकि अब हमें कॉम्पिटिटिव होना है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडिया का अब जब माल जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो पाकिस्तान के साथ कम्पीट करना, क्वालिटी में हमें इंप्रूवमेंट दिखानी होगी, उनके साथ कॉम्पीट। अरे मेजर नदीम, कॉम्पिटिशन नहीं था। आप सुनिए ना, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट थोड़े नहीं है। मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत की तो इसलिए डिबेट की शुरुआत की आरजू कि मतलब भीख मांगने, कर्जा मांगने, जो भी कहे, लोन लेने शहबाज शरीफ अकेले जाते फिर भी समझ में आता। ये वैसे भी वजीर आजम का काम है। लेकर किसको जा रहे हैं? फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर को। चलो भाई, तुम भी कर्जा मांगो, थोड़ा सा दबाव बनेगा कर्जा मांगने का, अकेलेपन वाला फील नहीं होगा। आर्मी को लगा दिया है लोन मांगने के काम पर, यह बात नदीम को नहीं समझ में आ रही है। आरजू, आर्मी साथ जाती। देखें, पाकिस्तान में तो हमेशा से यही होता है। अगर इमरान खान के टाइम पर अगर आप देखें, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे,
वो भी उस वक्त के आर्मी चीफ को लेकर साथ जाते थे। इसलिए कि तमाम दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका कोई मतलब नहीं है। जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वही मुल्क चलाती है और उसी के हिसाब से मुल्क चलता है। इसी वजह से जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में, उनका कोई खास काम नहीं होता सिवाय एक पपेट की तरह ये रहते हैं। इमरान खान को तो साफ साफ पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी कुछ उससे कम नहीं है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं जब कर्जा मांगने जाते हैं, कोई लोन लेना होता है, कोई इन्वेस्टमेंट की बात करनी होती है, तो ये मिलिट्री को लेकर जाते हैं। वरना आप ये देखिए कि क्या काम होता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, या कह लीजिए इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब का, कि वो हर जगह प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब तकरीर करते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। भाई उनका शुक्रिया तो आप उस वक्त अदा करें ना, अगर आपके यहाँ अमन हो जाए, अगर आपके यहाँ केपीके और बलूचिस्तान में अमन हो जाए, अगर आपके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं टीटीपी के वो किसी तरीके से आप रोक पाए, तब उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी है वो उनका काम है। इकोनॉमी चलाना, फॉरेन पॉलिसी बनाना, हर जगह पर इंटरफेयर करना, गवर्नमेंट लाना, गवर्नमेंट ले जाना, गवर्नमेंट गिराना, प्राइम मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना, फांसी लगाना, सजा देना, जब ये सारे काम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करती है तो डेफिनेटली फिर उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोगों ने गलत भी कहेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा, ये भी सभी के सामने। अच्छा आरजू आपने कहा कि ये तो दिखावे के वजीर आजम होते हैं, बात सही भी है, और इसीलिए पूरी दुनिया कहती है वजीर आजम से क्या बात करना, आर्मी से ही चीफ से ही सीधे बात करो। तो अब अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि कर्जा लेने वाले का सिर, आ रहा हूं इरशाद जी, आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। मुझे पता है कोट पैंट पहनकर आप बहुत तैयार हैं, कहीं क्या पता आप भी कहीं कर्जा लेने के लिए जा रहे हो, तो ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए। एक आरजू से और सवाल, फिर आता हूं आपके पास। मैं आरजू को जवाब देना चाहूंगा। हाँ, मैंने बिल्कुल जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है आरजू के लिए, आप अपनी बात कोई सवाल किया, एक छोटा सा सवाल है आरजू के लिए, फिर तुरंत आप आरजू से आपकी बात कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आरजू से आपकी बात कराऊंगा। आरजू, अगर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि कर्जा लेने वाले का सिर झुका होता है, जो सही भी है, तो ये सिर किसका झुका? अब सरकार तो नाम मात्र की है, तो जाहिर सी बात है ये सिर झुका आसिम मुनीर का। इज्जत किसने दांव पर लगाई? आसिम मुनीर ने। और ऑब्लिगेशंस कितने ना चाहते हुए भी किसने निभाई? आसिम मुनीर ने। देखिए, पूरी कौम का सर झुका है, चाहे वो आसिम मुनीर साहब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे कोई भी हो, पूरी कौम का सर झुक जाता है जिस वक्त आप कर्जा मांगने जाते हैं। और उसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया को, यूएई को कहते हैं कि उनसे लिया हुआ लोन आप वापस नहीं कर सकते, 1 साल और दिया जाए, उस वक्त भी आपको शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि आपने मुल्क की क्या हालत कर दी है और कहां पर आपको इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच सके। और मुसलसल इस वक्त लोगों की यहाँ पे हालत खराब से खराब होती जा रही है। इस 1 साल में, लास्ट जो 1 साल गुजरे, उसमें तकरीबन 7,06,000 लोगों का बताया जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड पर है, जो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, रहने की कोशिश नहीं कर रहे। रह वही लोग रहे जो या तो मजबूरी में जा नहीं सकते, या फिर जिनको यहाँ पर लूटमार करनी है। जो आम पब्लिक है वो तो यहाँ पे बेचारी ना गुजारा कर पा रही है, ना रह पा रही है, और अगर निकल सकती है तो वो निकलती जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब यही उसमें लगे हुए, वही जो लूटो ते फूटो पार्टी इस वक्त बैठी हुई है यहाँ। अरे लूटो तो फूटो, इरशाद जी आप भी कहीं फूटने तो नहीं निकल लिए? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अभी आरजू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, मुझे इसका ख्याल आता है कि किसी दिन को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए इनके लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे आर्मी चीफ और मेरे वजीर आजम का इकट्ठे होना ये सबूत है कि पूरी कौम, पूरे इदारे एक पेज पे हैं। हम एक मुल्क हैं, एक अजीम मुल्क है, जिसके लिए हम इकट्ठे हैं अपने मफादात के लिए, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। मेरे वजीर आजम और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब जो साथ खड़े हैं, वो डंडा लेके खड़े हैं दुश्मनों के लिए। वो बताने के लिए खड़े हैं कि हम एक पेज पे हैं। जिस तरह के आप हमारे मुल्क के बारे में, आरजू जैसे लोग और आप, हिंदुस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे से 100 गुना बड़ा दुश्मन, 100 गुना बड़ी ताकत, जिसको धूल चटाते हैं हम हमेशा और जिसको रुलाते हैं हमेशा। देखिए, बात यह है कि हम चाहते नहीं कि ये कुछ करें। हम अगर हमने कर्जा लिया, हमें मालूम है कि हमें कैसे उतार रहे हैं, हमें मालूम है कि इसके बाद इंशाअल्लाह ये हुकूमत का टेनोर पूरा होने तक इसके बाद कभी कर्जा नहीं लेंगे, IMF की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी मुल्क बन के उभरे हैं, अपने से 100 गुना को मार के उभरे हैं, हिंदुस्तान को धूल चटा करके पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है मेरे आर्मी चीफ ने और तमाम इदारों ने। हंसे रोने का वक्त है आपका, आप हंसे। ये वो कहते हैं खसियानी कहावत है आरजू, मैं आता हूं जहांगीर आपके पास। आरजू, एक कहावत है, चोर चोरी से ना जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।
अच्छा, हर बार चोर यही कहता है मालिक इस बार छोड़ दो, अगली बार चोरी नहीं करेंगे। आपको जो ये वही हालत इरशाद की हो गई है। आपको बता रही ये है, चूरन बेचना नहीं तो क्या है? अच्छा, मैंने दुश्मनी की भी बातचीत नहीं की, ना मैंने सैन्य ताकत की बातचीत की। आ रहा हूं मलिक साहब, ना मैंने सैन्य ताकत की बातचीत की, मैंने तो सिर्फ कर्जे की बातचीत की कि भाई ये कर्जे वाली स्थिति है, उस पर आपके शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है। ये तुरंत आ गए कि ये किया वो किया, कर्जे इकोनॉमिक फ्रंट पर बात नहीं कर रहे। तो मुझे कर्जा उतारना है, मुझे उतारना है। आपको काहे की तकलीफ होती है? मैं वही तो प्रॉब्लम आपकी समझ नहीं आती है। मैंने लोन लिया, मुझे पता है कि कैसे उतारना है। आपकी तकलीफ किस चीज की है? आपने शोर वावेला क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है कि ये लोन तो ये आप चिढ़ क्यों रहे हैं? मान लीजिए आरजू, ये क्यों चिढ़ रहे हैं? मान लीजिए मैंने पूछ ही लिया कि भाई आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि इतना कर्जा उतार नहीं पा रहे भाई, और देनदारी के चक्कर में आईएमएफ के अगले प्रोग्राम के लिए भी लोन लेना पड़ता है, तो ये इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल जाहिर है बात, इरशाद साहब ने उनको डिफेंड तो करना है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए। जब सही पॉलिसी बनाएंगे तो ना तो इन्हें कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जा दे भी पाएंगे। लेकिन जाहिर अगर हर पॉलिसी ऐसे ही बनेगी कि जो पैसा आ रहा है उसको बस खाओ पियो करप्शन में इस्तेमाल करो और उसके बाद भाग जाओ, जब गवर्नमेंट चली जाए तो कह दो जी अगला आएगा वो भुगतता रहेगा। यही चीज इमरान खान भी करते थे, यही चीज नवाज शरीफ भी करते थे, और उनसे पहले की गवर्नमेंट्स भी यही करती थी। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क के कौम के लिए बोलता हूँ, अपने इदारों के लिए बोलता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है कि मैं एक ताकत हूँ, मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ी अजीम मुल्क हूँ। तो मुझे किस चीज से बात, मैं आपको जवाब क्यों दूं, हिंदुस्तान को जवाब क्यों दूं कि मैंने लोन क्यों लिया, मेरे आर्मी चीफ मेरे वजीर आजम के साथ क्यों खड़े हैं? पूरी दुनिया को मालूम है क्यों खड़े होने में दिक्कत थोड़े नहीं है मोहम्मद मलिक, खड़े होने में दिक्कत थोड़े नहीं है। अब एक देश का एक मिनट, एक देश का फील्ड मार्शल अपने वजीर आजम के साथ या वजीर आजम अपने फील्ड मार्शल के साथ ही खड़ा होगा, इसमें किसी को क्या दिक्कत, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फील्ड मार्शल को लगाया किस काम में? चलो भाई, मेरे मांगने से लोन नहीं मिलेगा, मेरे मांगने से भीख नहीं मिलेगी, आप चलोगे तब भीख मिलेगी। लगाया इस काम में, इस बात पर तंज है, इस पे लगाया कि उसने पूरे दुश्मनों का खात्मा करना है। अरे खात्मा करने दुश्मनों का और कर्जा मांगने में अंतर है भाई इरशाद जी। दुश्मनों का खात्मा करने और कर्जा मांगने में फर्क होता है, इसको समझिए ना। तो आर्मी को दुश्मनों के खात्मे में लगाइए और भीख मांगने में वजीर आजम को लगाइए, अंतर करिए ना मोहम्मद मलिक। अब ये कर्जा जो लिया है, ठीक है, बाकियों को बोलने दीजिए। मोहम्मद मलिक बोलिए। खरीदने के लिए लिया। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक, मोहम्मद मलिक नाम नहीं है मेरा। यासीन आप बीच में खा जाते हैं, आपका दिल करता है खाने का, या फिर यासीन से स्पेसिफिक आपको इस लफ्ज से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो पता नहीं है, क्योंकि अक्सर टीवी चैनल्स मेरा नाम खा जाते हैं। तो पूरा नाम है यासीन। नहीं, लिख दीजिए भाई, यासीन मलिक लिख दीजिए, हमें क्या दिक्कत है? कल को आप कसाब लिख लीजिए, कल को आप जो है ओसामा बिन लादेन लिख लीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको नाम रखना है जो भी रखिए। ओसामा बिन लादेन भी मेरी सर आंखों पे और यासीन मलिक भी मेरी सर आंखों पे। अरे यासीन मलिक, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर, नाम रखिए ना, ऐसे ही नाम होते हैं पाकिस्तान में। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इकोनॉमी कंट्री शो किया और आप बेहतरी की तरफ आए। उससे पहले आपके हालात बहुत तंग थे, प्रॉब्लम वाले थे, और नो डाउट के एक फील्ड है जिसके अंदर आपने वाकईतन अपने मुल्क का लोहा मनवाया, हिंदुस्तानियों का लोहा मनवाया, और वो आपकी इकोनॉमी की फील्ड थी, और आपने बैलेंस किया उसको और अच्छे से लेके चले, और आप आईएमएफ के प्रोग्राम से ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि आपने बहुत कुछ बेहतर भी अपने मुल्क के लिए इस इकोनॉमी के हवाले से किया, जिसमें हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से क्रेडिट भी देते हैं और आपको इस बात पे मुबारकबाद भी देते हैं कि यू डन अ फैबुलस एंड ग्रेट जॉब। अब सेकंड इसका पहलू भी देख लीजिएगा, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी, उसका जहां पे नेगेटिविटीज थी वहां पे पॉजिटिविटी भी थी। आपने स्पेसिफिक टॉपिक रखा था यूरोपीय यूनियन के साथ, वो जो आपका मुआहिदा हुआ उसके साथ। आप पता नहीं क्यों पाकिस्तान की चीजों के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। अब इसके प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके यहाँ खुद मुख्तियारी, आपके यहाँ अब आपको जरा सुन लीजिएगा मेरी, अगर पहली वाली बात है आपने नहीं सुनिए ना, कहाँ कोई आ रहा है बीच में? नो को पहले वो, अरे आपका कान बज रहा था भाई, कोई नहीं बोला बीच में। मेरा काम जिस दिन, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना प्यारा स्टार्टअप लिया मैंने, अच्छा लिया है ना? नहीं, आपके हर स्टार्टअप अपने आप में सेल्फ डैमेजिंग होते हैं, छोड़ दीजिए। आज मैं पॉजिटिव तरीके से आपको खिराज तहसील पेश करने के साथ ना बोलिए, बताना चाहता हूँ, हमारा खिराज तहसील नहीं चाहिए आपको। आप तो पूरी दुनिया में जो है वो खुश वो करते हैं, पाकिस्तानी आपको क्रेडिट दे रहे हैं। अरे चाहिए ही नहीं क्रेडिट, भगवान इतना बुरा दिन ना दिखाए कि पाकिस्तान का क्रेडिट लेना पड़े। अब आपके लोगों को कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, वो मजबूरी के तहत करेंगे कॉम्प्रोमाइज। आप अपने आप को चाइना की तरह देखते
हो, लेकिन उनके पास आपसे बहुत ज्यादा बुद्धि है जो आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों के पास बुद्धि होती तो इतना बड़ा मुल्क क्या हमें खा ना जाता मई 2025 को, जब आपने हमारी एक जगह अटैक किया, हमने आपका हर जगह तबाह बर्बाद कर दी। कर्नल दिनेश जैन, यासीन अलबत्ता मलिक, ना तो मैं ऑपरेशन यासीन सिंदूर की मलिक, बातचीत कर रहा हूं, यासीन ना तो मलिक। मैं सैन्य ताकत की बातचीत कर रहा हूं। मैंने मदर ऑफ राकेश। डील्स की चर्चा करके यह सवाल पूछा कि भाई आर्मी को आर्मी के काम में रहने दो, आसिम मुनीर को लेकर भीख मांगने की क्या जरूरत है? देखिए, फिर तुम लोग मुझे क्या देखिए राकेश, तुम्हें जवाब देगा, क्योंकि राकेश, पाकिस्तान की जो मदरसे हैं ना, उनके अंदर इकोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती, उनके अंदर बंदूकें, मुझे बार बार उसके साथ अटैच करते हो। आतंकवाद, तो सिविलियन है। उनके अंदर कैसे किसी देश हर जगह पे कैसे ट्रेन करके ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पनाह देना है, जिसपे यासीन मलिक को बड़ा गर्व है। ठीक है, इनको इकोनॉमी नहीं आती। मैं बताता हूं ये जो डील हुई है क्या। 70% जो ट्रेड है पूरे यूरोप और इंडिया के बीच में, वो फ्री ट्रेड हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या की है हिंदुस्तान ने, कि हिंदुस्तान से जो चीजें मोटे तौर पे बताऊंगा, बाकी समझ में नहीं आएगा यासिन को, और मदरसे में पढ़ा है ना, नहीं समझ में आएगा। तो 91% ट्रेड 91% ट्रेड हिंदुस्तान से जो जाएगा उसके ऊपर है। और उसके अंदर भी वो चीजें हैं जो हमारे पास सरप्लस और जो चीजें हैं जैसे पोल्ट्री है या हमारा जो दूध वगैरह का बिजनेस है, हमारे किसानी का बिजनेस है, उसको नहीं हमने छूने दिया। ना 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 ना। और यही कारण है कि जैसे नासिर बोल रहा था, मेजर साहब, कि हम लोग, हमारी जनता को आराम से राशन मिलता है। यस, हम हंसते खेलता देश है, हमें जरूरत नहीं है ट्रकों के पीछे सड़क पे भाग के आटे के लिए लड़ने की। वो तो पाकिस्तान को मुबारक हो, हमारे यहां तो घर में पहुंचता है आराम से, इज्जत से खाओ भाई, बहुत संपन्न देश है। और पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। दूसरा देखिए, इरशाद जो है ना, मैं पहली बात तो इरशाद को ये बताना चाहूंगा, ये यासिन को तो समझ में नहीं आएगा मेरी बात। इरशाद भाई, आपको ना, आप धमकी दे सकते हो सिर्फ खातिन को, मेरे जनरल, मेरी आर्मी, मेरा देश। कभी मेरी कौम बोला है क्या? मेरी कौम बोला कभी तुमने? इरशाद, नमक हराम इंसान पाकिस्तान के, नमक हराम हो तुम पाकिस्तान की कौम के बारे में बोला कभी? अगर वो खातून बोलती है, अगर आरजू बोलती है, अगर आरजू बोल रही है, मैं बोलने दो, अभी तुम्हारे टाइम में नहीं बोला मैं। इरशाद अभी मत बोलो इरशाद, मेरे को बोलने दो, बात सुनेंगे आपकी। आप ना ISI के और ISPR के आगे बीत जाओ। यहाँ पे आके आरजू सच्चाई बोल रही है ना, कौम की बातें कर रही है, उसको धमकियां देता है, धमकी दे रहा है। इंसान। कर्नल सर मैं आता हूं एक बार जहांगीर के पास जाऊं। डॉक्टर इरशाद सुनिए ना, डॉक्टर इरशाद सुनिए। आपको एक दो शब्दों से कर्नल दिनेश नैन के दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उनका गुस्सा इसलिए भड़का कि आपने शुरुआत में ही आरजू के लिए धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया, तो इसलिए उनका ये गुस्सा भड़का। अब आपको नहीं अच्छी लग रही है बात तो आप छोड़ दीजिए बात। मैं जहांगीर आपके पास आता हूं, एक मिनट जहांगीर, कर्नल दिनेश नैन आता हूं सर, आता हूं। डॉक्टर इरशाद एक मिनट। एडवोकेट जहांगीर, एक तो अलबत्ता चलिए सबने यहां पर माना, नदीम हो, मलिक हो, यासीन मलिक हो या कोई भी हो, कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है आज की डेट में, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब है, और वो बनेंगे। फ्री ट्रेड डील दुनिया कह रही है, यूरोपियन यूनियन भी आया, तो यूरोपियन यूनियन की ओर से यह कहा गया कि जब भारत प्रगति करता है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि जब भारत प्रगति करता है तो दुनिया स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। जब भारत प्रोग्रेस करता है तो यूरोप पूरा स्टेबल रहता है। ये उनकी ओर से कहा गया, ये मेरे शब्द नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों का पड़ोसी देशों से व्यापार घाटा 44% से ज्यादा है, आधे से ज्यादा। पहले करीब कुछ साल पहले तक 48 मल्टीनेशनल कंपनियां थी, आधे से ज्यादा छोड़ चुकी हैं। कितनी कंपनियां होंगी शायद आपको गिनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक आम पाकिस्तानी होने के नाते क्या आपका सिर शर्म से झुका कि भीख मांगने के लिए सेना को आगे किया गया? अच्छा सर, थैंक यू सो मच राकेश, और मेरी तरफ से सबको सलाम। और आरजू, पहले तो मैं जो है PMLN के जो बैठे हुए लीडर, उनकी तरफ से जो बोले गए अल्फाज है, मैं माजरत करता हूँ। और आपके जो है ना
इज्जत में दो अल्फाज कहता हूँ, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ठीक है, हमारे स्कूल ऑफ थॉट जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक औरत की इज्जत और या अदर किसी भी बंदे की इज्जत मेरे लिए अहम है, जो मुझे सिखाया जाता है। बहुत सही। अच्छा, दूसरी बात जो इरशाद रुक जाइए भाई, एक तो जहांगीर को सबसे आखिर में समय मिला, थोड़ा सा सीखिए उनसे। उनके पाकिस्तान में उनके जैसे लोगों की जरूरत है, आपके जैसे भड़कने वाले लोगों की नहीं। सुनिए प्लीज डॉक्टर इरशाद, युवा है आपके मुल्क के, सुनिए उनको, सुनिए। एडवोकेट जहांगीर प्लीज 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 उनको बोले दीजिए, एडवोकेट जहांगीर को बोलिए। जहांगीर भाई आप बोलिए। मेरा काम जी। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। ठीक है, मैं जो यूरोपीय यूनियन के साथ आप लोगों की ट्रेड हुई है, आई सल्यूट के, बड़ी अच्छी हुई है आपकी फॉरेन पॉलिसी, इसमें बड़ी अच्छी गई है। फाइनली समथिंग इज बेटर फॉर इंडिया। अच्छा, दूसरी बात अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कल परसों आ रहे हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया की जो रेल रोड जो है, ट्रांसपोर्ट है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे जो सेंट्रल एशिया में 13 कंट्रीज है, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और जाके ये उज्बेकिस्तान पे जाके लिंक हो रही है, अजरबैजान पे। तो ये भी हमारा एक अच्छा वो है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि शायद हम सार्क को रिवाइव कर ले, पाकिस्तान और इंडिया, तो हमें कहीं और ना जाना पड़े। हम बांग्लादेश से, ढाका से निकले, दिल्ली से होते हुए, लाहौर से होते हुए हम जो है चाबहार तक जा पहुंचे। हमारी ऐसी होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। जो वो लोग जो चाहे इंडिया के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे ढाका बांग्लादेश के हो, चाहे श्रीलंका के हो, ताकि जो डिप्राइव लोग हैं, जो डिप्राइव लोग हैं, उनके लिए एक वक्त का खाना सही से मुयस्सर हो। भले आप कुछ भी कहें टीवी स्क्रीन पे, मैं कुछ भी कहूँ, आप इंडिया की तरफ से कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। ये मेजर साहब भी मानेंगे, ये आरजू भी मानेंगी, ये इरशाद साहब भी मानेंगे। दोनों कंट्रीज में हम बड़े बड़े हथियार ले लेते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, हम वो नहीं मुहैया कर सकते। तो भाई एक लाइन मैं कर रहा हूँ, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। आपकी सारी बातों से मैं 100% सहमत हूं, और ये होना भी चाहिए था रिलेशन, लेकिन ये तब होता जब आप कसाब को एक्सपोर्ट नहीं करते, ये तब होता जब पहलगाम नहीं होता, ये तब होता जब पार्लियामेंट नहीं होता, ये तब होता जब मुंबई नहीं होता। हम तो अब भी तैयार हैं, आतंक छोड़ दीजिए, आतंकियों को सुपुर्द कर दीजिए, आतंक का रास्ता छोड़ दीजिए, शुरू करिए ना। हम तो चाहेंगे आप हमारे पड़ोसी आगे बढ़िए, लेकिन आतंक के रास्ते पर नहीं। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल। देखें, इसमें जो आपका डिफेंस एमओ है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस, जो एनएस है या पाकिस्तान का एनएस है, ये उन दोनों को बैठ के सोचना चाहिए। कुछ चीजें इंडिया की तरफ से हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी हैं, बहुत हैं। जैसे यहाँ पे बीएलए को है, टीटीपी को सपोर्ट है, और कुछ चीजें पाकिस्तान की तरफ से भी शायद इंडिया को कुछ एग्रेशन हो। तो ये देखें, अब टाइम आ गया है कि हमने पंजा आजमा लिया, अब बैठ के लोगों के लिए सोचना चाहिए कि हम वेलफेयर ऑफ द पीपल, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे श्रीलंकन हो, बैठ के हमें सोचना होगा कि कैसे हमने इस खित्ते को आगे लेके चलना है। आरजू, आपको लगता है पाकिस्तान कभी सोचेगा, या कोई सोचने की सूरत नजर आ रही है? 30 सेकंड में बोलिए। देखिए, पाकिस्तान जरूर सोचेगा और सोचना भी चाहिए, और मेरे ख्याल से जो लोग इस वक्त पॉलिसीज बना रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी आ जाती है। हमारे जैसे जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट जो लोग आपके यहाँ आते हैं, वो तो सिर्फ हम बात कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, लेकिन असल इम्प्लीमेंट जो है वो उन्हीं पावरफुल लोगों के हाथ में है, जो कि इस वक्त गलत पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बात मैंने कई बार कही है, और जब तक वो पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे, कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिनेश नैन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आता हूं मलिक इसके बाद। देखिए, मैं जहांगीर भाई को ये बताना चाहूंगा, जहांगीर भाई, हिंदुस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान की आवाम से नफरत नहीं करती है। यस, आप ये क्लियर कर लीजिएगा। और इस चीज का उदाहरण आप हैं, आरजू हैं, ये लोग आपके सामने, आलिया है, ये लोग सामने दिखाई देता है। चंद कुछ लोगों ने, जिनके ऊपर तो पाकिस्तानी मदरसे की जो कवायद है ना, वो ज्यादा ही दिमाग पे चढ़ गई है, और जिन लोगों ने कौम को एक तरफ छोड़ करके
कुछ सेल्फिश लोगों जो 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 अपना पैसा कमा करके देश को लूटना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी स्टेब्लिशमेंट में हो, पॉलिटिशियंस में हो। ठीक बात है। तो ये यासीन और नदीम जैसे लोग जो है ना, ये लोग हैं जिन लोगों ने अच्छा यासीन कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए यासीन, थोड़ा समय कम है, जल्दी बोलिए। इरशाद मेरा नाम लेता तो मेरे लिए धोती से समय नहीं है। ऐसे लोगों ने अरे तो मैं कह तो रहा हूँ 30 सेकंड सबको दे रहा हूँ, बोलो ना भाई, 30 सेकंड बोलिए। लोगों ने एक ऐसी टीम बना रखी है, ये लोगों ने ऐसी, यासीन सुन लो ये नहीं अच्छा लगता यासीन मलिक। कर्नल दिनेश ने 30 सेकंड अनइंटरप्टेड यासीन मलिक टू यू, बोलिए। हाँ, मुझे भी इंडिया के कुछ लोगों से प्यार है और कुछ लोगों से नफरत है। मुझे नफरत किन लोगों से, पहले बाद में बताता हूँ। मुझे प्यार किनसे है, ऐश्वर्या, कतीना, अनुष्का वगैरह वगैरह से मुझे प्यार है, और मुझे नफरत है फिर वही बात है, आप यही बातें करते हो। मदरसे, पाकिस्तानी मदरसे की सोच जहांगीर ने सिर पकड़ लिया, आरजू अपना मुंह ढक रही है। राकेश मेरे को कंप्लीट ठीक है, यही आप ही जैसे लोग नहीं चाहिए पाकिस्तान में, यासीन मलिक। और ये बताता है कर्नल दिनेश ने, समय नहीं है सर, और ये बताता है यासीन मलिक कि नाम ही यासीन मलिक नहीं है, सोच भी यासीन मलिक वाली है, सोच भी कसाब वाली है, सोच भी ओसामा बिन लादेन वाली है। और जब तक ऐसे लोग पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। एक होमवर्क दे देता हूं, चलते चलते यासीन मलिक का एक होमवर्क दे देता हूं। भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज क्या है ना, तो जब भारत की इकोनॉमी की साइज पढ़ोगे तो ट्रिलियन से शुरू होगी और पाकिस्तान कहीं बिलियन ओलियन मिलियन से शुरू होगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, तो ये पढ़ना, होमवर्क करना जाके, वक्त इतना ही है।